हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स। आज हम आपका हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 11th के हाफ ईयरली के एग्जाम आ रहे हैं और केवी ने आपको एक सैंपल पेपर दिया अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो उसका फिजिक्स वाला पेपर आज मैं पूरा सॉल्व करने जा रहा हूँ और ये आपको काफी मदद करेगा बच्चों। अगर आप हाफ ईयरली दे रहे हैं, भले ही केवी स्कूल के हैं, किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं, किसी भी मतलब बोर्ड के पेपर को दे रहे हैं, किसी भी स्कूल में है, तो ये सीबीएसई का एक अच्छा सैंपल पेपर मानता हूं मैं इसको। तो इसको करिए और बहुत हेल्प मिलने वाली है। और केवी के बच्चे तो इसको तसल्ली से सॉल्व करिए, कॉपी पेन उठा लो सब बच्चे और साथ साथ मेरे सॉल्व करो। और जहां क्वेश्चन पढ़ो उसके बाद कॉपी पेन से आंसर दो, वीडियो पॉज करो और फिर देखो कैसा रहा और चेक करके बताना कमेंट बॉक्स में कि कितने आंसर तुम्हारे क्वेश्चन ठीक थे। इसमें ये जरूर बताना है, ठीक है। चलो शुरू कर दें। सेक्शन ए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सेम डायमेंशन। तो देखो बेटा, इसमें एक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड क्लास 12 की क्वांटिटी है, इनको भी याद नहीं करना चाहिए, लेकिन ये पेपर भले ही है यहाँ पे, लेकिन कॉमन सेंस से भी सॉल्व हो सकता है। एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट के डायमेंशन सेम होते हैं। एंगुलर मोमेंटम होता है टॉर्क इनटू टाइम, तो टॉर्क का कैलकुलेट कर लो तो ऐसा कुछ बनता है ml स्क्वायर t-1 होता है दोनों का, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ फोर्स f, लेंथ l and time t are assumed to be fundamental unit, then dimension formula of the mass will be force, length, time are assumed to be fundamental unit। तो बेटा देखो, ऐसे सोचो, अगर हम फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटी मान रहे हैं, है ना, और लेंथ को यूनिट ऑफ मास बतानी है ना, तो फोर्स, लेंथ, टाइम ये तीन क्वांटिटी हैं। तो देखो बेटा क्या करेंगे, आप सोचो मुझे मास की यूनिट पता कर ली है और इसके टर्म में लानी है, इन चारों में से किसी के। एक बात सोचो, फोर्स की कितनी होती है mlt-2, है ना, ये फोर्स का हो गया। अब लेंथ और टाइम लिखना है, तो लेंथ और टाइम की पावर किस तरीके से होनी चाहिए कि इसको काट दे। तो देखो मास बचना चाहिए, तो एल यहां क्या मल्टीप्लाई होना चाहिए बेटा, एल की पावर -1, और टी कैसे मल्टीप्लाई होना चाहिए, टी की पावर +2। तो देखो ये इसको कैंसिल कर देगा और एल एल को कैंसिल कर देगा, है ना। तो यानी कि एफ l-1 और t की पावर +2। ओ यही आंसर है, समझ रहे हो बेटा। मतलब मास आना चाहिए। तो रेंडमली एक दो तरीके हैं इसका, एक लेंथी मेथड होता है जो आपको पढ़ाया था मैंने, एक सिंपल तरीका है। मतलब यहां तो ऑब्जेक्टिव दे रखा है भाई, मुझे मास कैलकुलेट करना है। दोबारा बताता हूं, मास की यूनिट m आनी चाहिए और हमारे पास फोर्स है, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा mlt-2। इसका मतलब इसमें कुछ ऐसे मल्टीप्लाई करो कि ये हट जाए, केवल मास रह जाए। तो l को कैंसिल करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, l-1, और t-2 को कैंसिल करने के लिए t की पावर 2। तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। समझाई बात बेटा। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। वैसे मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा शार्प नहीं है, आपको भी ध्यान रखना है कहीं गलती हो जाए तो। एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 1%, देन एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम इज। देखो बेटा एरर डिलीटेड सिलेबस है, लेकिन कोई बात नहीं भाई, जब उन्होंने लिख दिया लिख दिया, ठीक है। देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बेटा 4/3πr³, ठीक है। और इसमें परसेंटेज एरर का कैसे बनाया जाता है फॉर्मूला, तो डेल्टा v/v, पावर जो भी होती है सामने आ जाती है, डेल्टा r/r इंटू 100 कर दो, यहां पे भी 100 कर दो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बेटा 3 इंटू 1%, कितना आ गया 3%। कौन सा आंसर सही होगा, ये, ठीक है। समझ में आ गया बेटा। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, a car travel 300 मीटर in 10 सेकेंड, it cover 48 मीटर in 10 सेकेंड, और बेटा the acceleration of the car is, तो एक्सेलेरेशन बोला है, थोड़ा सा इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन बोलना चाहिए, चलो कोई बात नहीं। तो अब एक्सेलेरेशन पता है, लेकिन इस पार्टिकल की इनिशियल स्पीड नहीं पता हमें। तो देखो हमें इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, फिर चेक करते हैं क्या आंसर आता है। देखो बेटा अच्छा, अगर हमें देखो 10 सेकंड में डिस्टेंस, तो x इक्वल टू ut प्लस हाफ at इस पर इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है बेटा। x कितना आया 300, u पता नहीं है, स्पीड कितनी है 10 प्लस हाफ a, और टाइम 10 इंटू 10, ठीक है बेटा। 2 पंजे 10 और 1 0 यहां से उड़ा दो, तो 30 इक्वल टू u प्लस कितना आ जाएगा a, है ना, ओ 5a।
5 यहां बचा था ना, एक ही हो, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डेल्टा एक्स इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1, और कितना बताया इन्होंने, 48 मीटर, ठीक है। दिख रहा है कैमरे में, हाँ 48 मीटर। यू कितना है बेटा, नहीं पता, ए बाई टू, 2 इंटू 10 सेकेंड, है ना, ऐसे लिखेंगे 48 प्लस इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 20 न में 1, 19 हो जाएगा ना, 20-1 19। तो देखो यहां रख देता हूं मैं 48 इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 19, ये सेकेंड इक्वेशन है। आपको ए चाहिए तो इन दोनों में को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। क्या आएगा बेटा यहां से, -18 आएगा, है ना, 5a माइनस 19a बाई टू, यू से यू कट गया। अब देखो -18 इक्वल टू, आप थोड़ा कंसिडरेशन वगैरह करके लिखना, मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं क्योंकि पूरा एक्सप्लेन करना है पेपर, आपको प्रॉपर लिखना है, लेट दिस इज वैल्यू, ये कंसिडरेशन जरूर लिखते हैं बेटा, है ना। और सर आप क्यों नहीं लिख रहे बेटा, मुझे पूरा पेपर सॉल्व करना है। 5 दूनी 10, 10a माइनस 19a अपॉन 2, ठीक है। कितना हो जाएगा बेटा ये, 18 दूनी 36, और ये कितना हो जाएगा -9a, ऊपर माइनस से माइनस कट गया, a इक्वल टू कितना आ रहा है 4। एक बार कैलकुलेशन फिर भी चेक कर लेना, आंसर 4 आ गया मेरा, ठीक है। ये आंसर था बच्चों, क्लियर है। -9a, 18 दूनी 36 -9a, ठीक। कुछ गड़बड़ है तो भाई कैलकुलेशन के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, कंसेप्ट आपको बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। A particle is dropped from a height and another particle be thrown in a horizontal direction with same speed 5 meter from the same height. The correct statement is, बेटा ये कई बार आपको कई बार टीचर ने आपने पढ़ाया होगा, आपके टीचर ने ये कंसेप्ट कि अगर किसी एक पार्टिकल को किसी हाइट से ड्रॉप करें ऐसे, और एक पत्थर को ऐसे हॉरिजॉन्टली थ्रो करें, तो दोनों सेम टाइम में पहुंचते हैं ग्राउंड पे, ठीक है। दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड पे पहुंचते हैं, कैसे, और दोनों, क्योंकि इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है और इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है। आप दोनों के लिए इक्वेशन लगाओ, y डायरेक्शन में सेम आंसर बनेगा। h इक्वल टू, देखो मैं ऐसे लिखता हूं, y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। तो यू वाई कितना होगा बेटा, इसका भी 0 इसका भी 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो टाइम कितना आ जाएगा √2h बाय जी। तो दोनों केस में सेम टाइम में गिरते हैं, स्पीड भले ही इसकी ज्यादा होगी जमीन पे, दूर जाके गिरेगा, लेकिन टाइम सेम होता है, ठीक है। बहुत पेट सा क्वेश्चन है। तो बोथ पार्टिकल विल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, तो ये रहा, ठीक है। समझ में आ गया बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 blocks A, B, C of mass 4 kg, 2 kg and 1 kg respectively are in contact with a frictionless surface as shown in figure. If a force of 40 Newton is applied on the 4 kg block, then contact force between A and B is. बेटा ये क्वेश्चन अगर आप एफबीडी से करते हो तो 5-6 मिनट लगती हैं आपको, ठीक है। मैं आपको एक शॉर्टकट समझाता हूं, अगर आपको एफबीडी से सॉल्व देखना है ये, तो भाई ये मैं क्लास में ऐसे एफबीडी से समझा होगा आपको, अभी मैं आपको शॉर्टकट से समझा रहा हूं कि शॉर्टकट कैसे मारते हैं ऐसे क्वेश्चन में। देखो यहां से फोर्स आप लगा रहे हो कितना, 14 न्यूटन, ठीक है। 4 kg ब्लॉक पे लगा रहे हैं, ए 4 है, ये 4 kg है, ये 2 kg है, और ये कितना है 1 kg, समझ रहे हो बेटा 1 kg। अब टोटल मास कितना हो गया, 4 2 6 और 1 7। तो जब एक्सेलेरेशन लिखता होता है तो नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, तो नेट फोर्स है 14 और टोटल मास जोड़ दो जरा, 4 2 6 और 1 7, तो एक्सेलेरेशन आ गया 2। फिर बोला है कि कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी, यहां कितना कॉन्टेक्ट फोर्स लगेगा। तो इसका फंडा यह है कि जहां फोर्स देखना उससे आगे टोटल मास देख लो कितना है, तो टोटल मास कितना है 2 + 1, तो नेट कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी विल बी टोटल मास 2 + 1 × 2, तो 3 दूनी 6, आंसर है बी। बाकी कैलकुलेशन चेक कर लो, ये फंडा है। मान लो यहां देखना होता आपको नॉर्मल एक्शन, तो इससे आगे कितना मास है इंटू एक्सेलेरेशन कर दो, बस सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बेटा। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बच्चों आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है,
कंपटीशन की दुनिया हो चाहे कहीं पे भी, नीट, जेई, केवीपीवाई, ओलंपियाड, खैर केवीपीवाई को तो अलविदा बोलेंगे, खत्म हो गया। लेकिन आजकल ये ट्रेंड है कि इनकरेक्ट, और जैसे हमसे पूछा था ट्रू स्टेटमेंट कौन है, ट्रू नहीं बोलते आजकल, फॉल्स स्टेटमेंट कौन है, विच इज नॉट ट्रू, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो देखो यहां ध्यान से पढ़ना करना है आपको कि भाई इनकरेक्ट पूछा है तो गलत ढूंढते क्या है। फ्रिक्शन फोर्स अपोज द रिलेटिव मोशन, बिल्कुल सही बात है। तो भाई लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल एक्शन, बिल्कुल सही बात है। रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होता है स्लाइडिंग से। कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ, बदतमीजी है ये इसको हमने राइट किया, लेकिन यही क्या है, रॉन्ग। तो आंसर डी है। क्यों? क्योंकि वो डायमेंशन लेस होता है बच्चों। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है ना ये म्यू एन, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो ये डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो अब which among the given graph which of the correctly represent the variation of kinetic energy of a body with velocity v, वेलोसिटी v के साथ कौन सा ग्राफ है? पहली बात तो ये बदतमीजी की वेलोसिटी बोलना है, इसको स्पीड के साथ वेरिएशन दिखा सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन कोई बात नहीं भाई, अब देखो वेलोसिटी के साथ बोल दिया तो भी चलो ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, ऐसे होता है ना। तो y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। जब ये कांस्टेंट होता है बच्चों तो हमेशा सुखीराम पैराबोला बनता है, और जब ये नेगेटिव होता है तो दुखीराम। तो v स्क्वायर का मल्टीपल पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव है, और पैराबोला बनना है तो पैराबोला ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये इन्वर्टेड पैराबोला, उल्टा है, ये सीधा पैराबोला। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्लियर है बच्चों। आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फिजिक्स मास्टर एकेडमी को और करे अपने नीट जेईई मेंस के वीपीवाई का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। लिखा हुआ है कि इन गेम ऑफ सी सॉ व्हाट शुड बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी फ्रॉम द राइट एज टू कीप द सी सॉ इन इक्विलिब्रियम। देखो एक बच्चा M1 है 40 kg का, M2 है 60 kg का। अगर ये बिल्कुल आउटर एज पे बैठे हो तो कभी बैलेंस हो ही नहीं सकते, ये हमेशा इधर झुका देगा। तो ये टॉर्क का क्वेश्चन है बेटा। तो इसमें क्या करना है आपको, देखो इसमें क्या करना है आपको, इसका वेट जो है, इसको मान लो कि एक्स खिसका दिया तुमने इस एज से, तो टोटल लेंथ 2 है, तो 2 माइनस एक्स हो जाएगा बेटा। ठीक है, और इसका वेट कितना है बताओ, 60g, और इसका 40g ना, m इंटू जी कर दिया हमने। तो इस पॉइंट के अबाउट दोनों का टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस करे, इसका टॉर्क कितना होगा 40g इंटू 2, देख लो बेटा, और ये हो जाएगा 60g इंटू 2 माइनस एक्स। ठीक है, हमें ये x बताना है कितना किसका है ये वाली डिस्टेंस। तो भैया g से g कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 इंटू 2 इक्वल टू 6, 2 माइनस एक्स, 2 तिया 6, और भैया 2 एकम 2 है ना, ये हट गया, और 4 ये अंदर जाएगा 6 माइनस 3x, तो 3x इक्वल टू 6 माइनस 4, और x इक्वल टू आ गया 2/3। क्या है कहीं 2/3, ये रहा। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना बच्चों, मेरा 2/3 आ रहा है। ठीक है, तो इक्वल टॉर्क करना है, बस ये ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। If radius of Earth is reduced to half without changing its mass, then match the following column and choose the correct option from codes given below. ये angular momentum of Earth, time period of rotation of Earth, rotational kinetic energy of Earth, ये 4 ऑप्शन है। will become 1/4, will become 4 times, no change। बेटा एक बात ध्यान दो, अगर अर्थ घूमते घूमते अपना मास कम कर लेती है ना, तो अपनी इनर्शिया कम करती है, लेकिन उसका जो बाहर से टॉर्क तो नहीं लगा, वो सिकुड़ गई, तो जो उसका एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा। तो यानी कि एंगुलर मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा। तो ए का ऑप्शन आर कौन से वाला ठीक है, तो ए का ऑप्शन एक ही बन रहा है, तो स्मार्ट बनते हैं थोड़ा। ए का ऑप्शन आर इसी में है केवल, इसका मतलब सी ऑप्शन सही है, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी ये सब वैसे तो ऑब्वियसली आपको चेक करना चाहिए, लेकिन आप यहां से बस एक ही पता लग गया कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव की तरह रहने देते हैं, बाकी आप देखो। स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ हैविंग रेडियस आर, वेरिएशन ऑफ जी। बच्चों जी का जो वेरिएशन होता है अर्थ के सेंटर से अगर हम शुरू करते हैं, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इस ग्राफ के अकॉर्डिंग वेरी करती है। पहले लीनियरली वेरी करती है, सरफेस पे ज्यादा, फिर हाइपरबोलिकली
ड्रॉ मतलब वैल्यू उसकी ड्रॉ करती है। तो देखो ये ग्राफ सही है, बी ऑप्शन सही है, स्टैंडर्ड केस है, एनसीईआरटी मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड बोलना चाहिए। अगर हम हाइट के साथ जाते हैं तो जी की वैल्यू ऑल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज करती है, बिल्कुल सही बात है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन डेप्थ, ये गलत बात है। अगर हम डेप्थ में जाएंगे सरफेस से तो जी की वैल्यू डिक्रीज करती है, हमें क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट। तो एक तो इनकरेक्ट ये हो गया। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड, ये भी गलत है। इसमें दो गलत है बेटा, हाँ मुझे याद आया, ये क्वेश्चन गलत है, इसके दो ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो अब अगर मल्टीपल चॉइस है तो बी और सी कनेक्ट कर दो, नहीं तो भाई एक में तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अगर केवी के टीचर्स देख रहे हैं तो प्लीज इसको ठीक कर लें। अब देखो, अब ये थोड़ा ऊपर नीचे हो रखा है बेटा। मैच द कॉलम विद कॉलम 2, एस्केप मैच करना है। एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ कितनी होती है बेटा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो एक ऑप्शन आ जाएगा आर, ए कौन से मैच कर रहा है, आर से, तो दो है, बी और सी, डी में ऐसा हो रहा है। फिर दूसरा चेक करते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन ऑन द मून सरफेस 1.6 और बी का पी, तो बी का पी और सी का क्यू होगा क्योंकि रेडियस ये, तो ये ऑप्शन डी होगा करेक्ट बच्चों, है ना भाई। जी बाई 6 हो जाता है मून के सरफेस पे जी की वैल्यू। ओ ओ ओ अब देखो, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, ये देखो ये एजर्सन रीजन है बच्चों। एजर्सन रीजन होते हैं, एक एजर्शन होगा, इसका फंडा मैंने आपको कई बार बताया। एजर्शन कोई एग्जांपल होता है, रीजन होता है किसी प्रिंसिपल पे आधारित, ठीक है। तो मतलब पहले हमेशा रीजन पढ़ना है हमें, फिर अगर वो सही है उसके बाद दैट्स वाई बोलना है, फिर उसको रीजन को पढ़ो, तो उससे जल्दी आंसर आते हैं, ठीक है। मतलब रीजन ना एक स्टैंडर्ड थ्योरी होता है जो हर नॉर्मल एवरेज बच्चे सबको पता होती है। तो रीजन अगर आपको सही लगा तो दो केस ही होंगे, दो ऑप्शन हट गए आपके, और अगर गलत हुआ तो फिर लास्ट के दो होंगे, तो इसलिए थोड़ा इजी हो जाता है। तो पहले आप ये चार ऑप्शन पढ़ लिए कि भाई कब कब क्या ट्रिक करना है, पुट करना है। अब देखो बोथ ए एंड आर ट्रू और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये दोनों ठीक है। एजर्शन ट्रू बट आर इज फॉल्स, एजर्शन सही है, रीजन फॉल्स है। एजर्शन फॉल्स है लेकिन दोनों ही गलत हैं, ये रीजन भी फॉल्स है और ये भी। तो रीजन सही होने पे पहले दो और गलत होने पे आखिरी दो, तो बड़ा इजी हो जाता है क्वेश्चन पहचानना, ठीक है। लेकिन जैसे ये क्वेश्चन है बच्चों, तो ये सही क्वेश्चन नहीं है एजर्सन रीजन के लिए। इस क्वेश्चन में क्या है कि दोनों एग्जाम्पल दे रखे हैं, दोनों मतलब एजर्शन की तरह है, रीजन एक्चुअल नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको उलझना नहीं है। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही बताना है। जैसे हमारा रीजन हमने देखा, क्या लिखा है, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन, बिल्कुल सही बात है भाई, देखो देखते ही पता लग गया ना। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व इन इलास्टिक कोलिजन, इसका मतलब पहले दो सही होंगे, ठीक है। दैट्स वाई, अब बताओ बेटा इज करेक्ट, हाँ, दैट्स वाई देयर इज नो लॉस इन इलास्टिक कोलिजन, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इन इलास्टिक हो, दोनों में कंजर्व रहता है लीनियर मोमेंटम, तो दोनों सही है लेकिन एक दूसरे के एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर होगा बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो, वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स हाइट अबव द अर्थ सरफेस, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, देखो गलत है ये। वेलोसिटी जो होती है बच्चों, ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है सरफेस से ऊपर अंडर रूट GM बाय आर प्लस एच, ठीक है। तो कहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट के, तो गलत है, रीजन गलत है। एजर्सन देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इंक्रीज विद इट्स हाइट अबव द सरफेस इंक्रीज इट्स मिनिमम नियर द सरफेस, गलत बात है। हाइट बढ़ने से, जैसे ऑल्टीट्यूड जो होता है ना सरफेस से अगर बढ़ रहा है, ऑल्टीट्यूड बढ़ने से स्पीड कम होती है और सबसे ज्यादा सरफेस पे होती है, तो इसका मतलब दोनों गलत है, तो दोनों गलत है, तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। सेकेंड, सब ये डेरिवेशन आ गया बेटा सरफेस टेंशन का, तो बहुत स्टैंडर्ड सा केस है ये, आप खुद देखिए, नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम किसी और वीडियो में इसको एक्सप्लेन करेंगे डेरिवेशन को। हाउ लॉन्ग विल टेक अ शेल फायर फ्रॉम द क्लिफ at an initial velocity of 800 meter per second at an angle of 30 degree below the horizontal to reach the ground of 150 मीटर बिलो। देखो बेटा ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन का केस है और कैसे सॉल्व करना है ये कुछ ऐसे है बेटा, यहां 150 मीटर हाइट है
ठीक है, स्पीड u है, और कितनी स्पीड से फेंका था हमने इसको, ओ अब दोबारा कर लेते हैं। जैसे ये था 800 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से, देखो ध्यान रखना, बिलो द एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री बिलो द हॉरिजॉन्टल, तो कितनी स्पीड से फेंका, 800 मीटर पर सेकेंड से, और हाइट कितनी है, 150 मीटर। अब देखो बेटा, ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन का केस है। हो सकता है आपके टीचर ने सिखाए हो आपको ऐसे क्वेश्चन, ना भी सिखाए हो तो करने पड़ेंगे। v sin 30, वर्टिकल में आपको देखो टाइम का हमेशा हिंट देता है, तो वर्टिकल में आपको ये दे रखा है हमें कि भाई ये कितने कंपोनेंट है वर्टिकल में, तो वर्टिकल ये u y हो गया है ना, ये y डायरेक्शन में हो गया, और g भी डाउनवर्ड हो गया, तो एक ही डायरेक्शन में है सारे, तो कोई एक साइन ले लो, तो सबको पॉजिटिव ले लो या सबको नेगेटिव। तो जब सारी क्वांटिटी एक ही डायरेक्शन में, तो क्या कर लेंगे हम बच्चों, बोलो, इसको पॉजिटिव ले लेंगे ना। तो अब हम इक्वेशन लिखेंगे y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, और y कितना हो जाएगा बेटा, बोलो, y हो जाएगा प्लस 150, यू वाई कितना होगा, v साइन 30, v कितना हमारा 800, तो 800 साइन 30 1/2 इंटू टी प्लस हाफ, जी की वैल्यू जब कुछ ना बोले तो 10 ले लेते हैं चुपचाप, ठीक है। अब देखो बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 150 इक्वल टू 400 टी प्लस हाफ, हाफ तो हट जाएगा, 10 टी स्क्वायर, जीरो डालो और इजी कर लो, 15 इक्वल टू 40 टी प्लस टी स्क्वायर प्लस 40 टी माइनस 15 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे डिस्क्रिमिनेंट मेथड से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड से, माइनस बी अंडर रूट प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, श्रीधराचार्य मेथड भी बोलते हैं उसको। तो ये तुम्हारा काम है, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। ABCD is a parallelogram and AC and BD are its diagonal. Prove that ये क्वेश्चन प्रूफ करो। सारी लेंथीज हैं तो डरना मना है। देखो बेटा, ओहो ये आ जाता है। देखो देखो बेटा कैसे सॉल्व करना है इसको, इधर लिखते हैं। पहले हम इसको डायगोनल को बना लेते हैं, मतलब ये क्या नाम है इसका, पैरेललोग्राम ABCD, A, ठीक है, B C, और बच्चों इसको ऐसे जोड़ लो। फिर जैसे यहां देखा है, देखो AC एक डायगोनल है ऐसे, ठीक है, ये डायगोनल है ना, और BD, D यहां होगा, ये भी एक डायगोनल है बच्चा, ठीक है, और C, हाँ। अब किन किन की बातें करिए, AC प्लस BD, AC प्लस BD। देखो एक वेक्टर में ये बना देता हूं CD ऐसे। अब तुम ध्यान से देखो, मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड इस्तेमाल करता हूं, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा बेटा AC प्लस BD, ठीक है। अब AC कितना होगा, देखो इन दो वेक्टर का सम है ना ये, AB प्लस CD BC है ना, वेक्टर एडिशन के रूल के अकॉर्डिंग AC की वैल्यू AB प्लस AC, ओ सॉरी BC ऐसे, ठीक है। AD की जगह AC की जगह रख दिया। अब BD की जगह होगा ये इन दो वेक्टर का सम है। देखो हेड टू टेल याद है ना, बताया था कि जब बंदर चल रहे होते हैं तो ऐसे वेक्टर को ऐसे जोड़ा जाता है, जैसे एक बंदर में लाइन में चल रहे हैं तो एक बंदर के अगले बंदर की जो उसके सामने पूंछ होनी चाहिए, मतलब उसके मुंह के सामने दूसरे की पूंछ होती है, ऐसे ऐसे जुड़ते जाते हैं वो। बिल्कुल यही बात, ये B और C वेक्टर प्लस CD, तो ये हो गया बेटा BC प्लस CD, ठीक है। अब तुम देखो AB पैरेलल है, दो वेक्टर एंटी पैरेलल, एक दूसरे के नेगेटिव नहीं, AB और CD, एज AB इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ CD। देखना बच्चों क्या होगा, AB वेक्टर और ये क्या हो गया, BC वेक्टर प्लस BC वेक्टर, 2BC वेक्टर हो गया ना, और CD की जगह लिख देंगे माइनस AB, कट गया, ये कितना आ गया 2BC वेक्टर, हेंस प्रूफ। ये तो हो गया प्रूफ,
ठीक है बेटा। ओ सारा मिट गया हमारा, ये तो बदतमीजी है। चलो अब दोबारा लिखते हैं, ए बी सी डी, बी सी, ओ यही प्रॉब्लम है इसमें बस। ए बी सी डी, ए से बी, बी से सी, सी से डी, है ना, सी डी ऐसे लिखा। अब देखो बेटा, ये है ए सी डायगोनल, ये है बी डी डायगोनल। अब फिर इसमें ए सी माइनस बी डी लिखना है, तो ए सी वैक्टर माइनस बी डी, तो ए सी की जगह क्या लिखेंगे, ए सी प्लस बी सी माइनस बी डी वैक्टर क्या होगा, ए सी माइनस सी डी, ए सी वैक्टर, सॉरी गलत बोल गया ना मैं, बी डी कितना होगा, बी डी बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी वैक्टर। ठीक है, होगा नहीं बच्चों। अब देखो बीसी से बीसी कट जाएगा नहीं। अच्छा ए सी को मैंने क्या लिखा, ए बी प्लस बी सी लिखना था बेटा ऐसे। ठीक है, तो ए बी वैक्टर माइनस सी डी वैक्टर, और हमें पता है हमें प्रूफ क्या करना है, 2ab, है ना। तो देखना जरा, सी डी इक्वल टू, ये सी डी है, ये माइनस ऑफ ए बी है नहीं, कितना हो जाएगा बेटा, ए बी प्लस इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी, तो प्लस ए बी हो गया दोबारा। भाई अगर सी डी इक्वल टू माइनस ए बी है तो माइनस ए बी यहां रखोगे तो माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा, 2ab वैक्टर, ये आ गया। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब देखो नेक्स्ट, अब two forces equal to P Newton, 2P Newton act on a particle. First is double, then 20 Newton increase the second. The direction of the instant resultant is unaltered. Find the value of P. देखो बेटा यहाँ एक मैं तुम्हें बता देता हूँ फॉर्मूला, जैसे ये A है, ये B है और ये रिजल्टेंट है। इसका जो एंगल होता है बच्चों, यहाँ हम बनाते हैं ये थीटा है, ये B साइन थीटा होता है और ये A कॉस B कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट का एंगल जो होता है ये होता है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। वो कह रहा है कि ए बी में कुछ चेंज ला रहा है, ए बी के नाम पी 2p रखे हैं जो भी, उसको चेंज लाने से कह रहा है रिजल्टेंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, इसका मतलब अल्फा कांस्टेंट रहेगा। कैमरे में दिख रहा है आपको ये, हाँ। तो ये क्वेश्चन करना है हमें, इस फॉर्मूले बेस्ड। ठीक है, कॉपी खोल के देखो इस फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो ए को उसने कितना कर दिया, डबल कर दिया, 2b डबल, और बी में क्या जोड़ दिया, 20 न्यूटन। तो हमसे पूछ रहा है बताओ पी की वैल्यू। तो देखो बेटा कैलकुलेशन करते हैं, 10 अल्फा, कैलकुलेशन देखते रहना, मैं भी गड़बड़ कर देता हूं कई बार। 2p साइन थीटा अपॉन, ठीक है, a प्लस यानी कि p प्लस 2p कॉस थीटा। अब उसने कहा कि ऐसा करने से अगर p को डबल करें यानी कि a को डबल करें तो a तो यहां डबल होगा और इसमें 20 जोड़ें, तो 2p प्लस 20 इंटू साइन थीटा अपॉन p को 2p कर दिया, ठीक है, और प्लस 2p प्लस 20 कॉस थीटा। ये आमने सामने बराबर रहेंगे, ये कह रहे हैं तो बराबर है, तो साइन थीटा से साइन थीटा काट दो। 2p के साथ 2p प्लस 20 कॉस थीटा, 2p प्लस 2p ऐसे है बेटा। ठीक है, जरा सी चूक हुई, कैलकुलेशन गलत, बड़ा ब्रैकेट फिर छोटा ब्रैकेट। अब देखो ये हो गया बेटा 2p प्लस 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी हमने ऐसे, प्लस 2p प्लस 20 इंटू p प्लस मल्टीप्लाई में है बच्चे ये 2p कॉस थीटा। ठीक है, देखो बेटा ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 2 इंटू 2 4p स्क्वायर प्लस ये और ये कॉस थीटा मल्टीप्लाई 4p स्क्वायर कॉस थीटा, फिर ये प्लस 2 यहां आएगा मल्टीप्लाई में, 20 दूनी 40, 40p
कॉस थीटा। समझाया बच्चा? ये 40p कॉस थीटा। अब देखो बेटा, यहां देखो, इसको मल्टीप्लाई करो इससे, 2p², ये हो जाएगा प्लस 4p² कॉस थीटा। कौन? इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इतनी लंबी कैलकुलेशन 2 नंबर में, बढ़िया क्वेश्चन दे दिया भाई। 2p² 4p² कॉस थीटा। अब देखो p प्लस ये, बेटा पेन चलाओ खुद भी, ये नहीं कि सर बैठे सॉल्व कर रहे हैं हम देख रहे हैं, हाँ मजे आ रहे हैं, करो सॉल्व। p 20p प्लस 40p कॉस थीटा, देखना 20 दूनी p कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो बेटा क्या क्या बचेगा यहाँ, 4p² कॉस थीटा से 4p कॉस स्क्वायर थीटा, 40p कॉस थीटा से 40p कॉस थीटा, ठीक है। ये इधर है, ये इधर है, तो 2p² इधर, 4p² इधर, कितना आएगा? ऐसे लिख लें। और इधर क्या बचा बच्चों? बस 20p। ये कितना आ गया? 2p² 20p। एक तो p कट गया यहां से पावर, p इक्वल टू आ गया बच्चों 10, ठीक है। 2 से 10 गया, एक p0 और एक 10, या तो p0 हो सकता है या 10 हो सकता है, तो 10 ही होगी वैल्यू। ये तो पॉसिबल नहीं क्योंकि रिजल्टेंट लिखना है। क्लियर है बच्चों? तो बढ़िया क्वेश्चन था, लेंथी सा क्वेश्चन था, 2 नंबर में तेल निकाल दिया है। चलो कोई बात नहीं। रेलवे ब्रिज ऑफ कैनाल इज in the form of an arc of a circle of radius 20 meter. What is the minimum speed with which a car can cross the bridge without leaving contact with the ground at highest point? देखो बेटा, जैसे ये ब्रिज है, ठीक है, इस पे ये कोई कार जा रही है ऐसे, ठीक है। ब्रिज सर्कुलर है, ये देखो, arc of a circle of radius 20 meter with minimum speed car can cross the without contact। तो ये mg फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। हमें पता है इसका सेंटर यहाँ है, तो इसे चलने के लिए क्या चाहिए? अगर ये सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रही है, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है बेटा? mg²r, दैट शुड बी इक्वल टू n mg माइनस n, भाई mg और n ऊपर की तरफ, ठीक है। उसने बोला है कि मिनिमम कितनी स्पीड हो कि वो इसको लीव ना करे। तो मिनिमम के केस में बच्चों, अगर आप इसे मिनिमम करना चाहते हो, ठीक है, आप चाहते हो कि ये लीव ना करे, तो जस्ट नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा, तो भी तो इसको सेंट्रीपिटल वेट प्रोवाइड कर देना। तो सोचो n को क्या कर दोगे बच्चों? 0, तो mv²/r इक्वल टू mg। कॉन्टेक्ट जस्ट 0 करके चेक करते हैं, ऐसा नहीं सर 0 हो गया आपने लीव करा दिया, जस्ट 0। तो जो स्पीड आएगी हम उसकी मिनिमम वैल्यू देखेंगे, ठीक है। मतलब ये जो वैल्यू आएगी मिनिमम वैल्यू आएगी, बाकी सारी इसकी वैल्यू ज्यादा ही होंगी इससे। तो m से m काट दिया, v इक्वल टू कितना आ गया? √rg। r की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 20, और g कितना मानते हो तुम? क्वेश्चन में दे रखा है 10, √200, 10√2 आ जाएगा। समझ आ गया बेटा? मतलब कम से कम स्पीड से चलाओगे, देखो ज्यादा स्पीड से चलाओगे तो क्या होगा बेटा? ये स्पीड बढ़ानी है तो n कम करना पड़ेगा ना, तो कम से कम कितना हो, एक मिनिमम वैल्यू। भाई ज्यादा स्पीड तो स्पीड ऑफ लाइट से चला लो आप इसको, है ना, तो कॉन्टेक्ट लीव करेगा ही करेगा। कम से कम कितना? तो जस्ट वेट ही बैलेंस कर दे आपके सेंट्रीपिटल को, उसके लिए n को 0 करके देख लिया। इससे ज्यादा अगर आप स्पीड चलाओगे तो भाई कॉन्टेक्ट लीव हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, व्हाट आर कंजर्वेटिव फोर्स गिव द कंडीशन फॉर कोलिजन टू बी इनइलास्टिक। कंजर्वेटिव फोर्स बेटा, ये मैं फटाफट बता देता हूं। दोज फोर्सेस जिनकी वजह से वर्क पाथ के इंडिपेंडेंट होता है, वर्क पाथ के इंडिपेंडेंट होता है। ज्यादा बच्चे क्या लिखते हैं? फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ना, उनकी वजह से वर्क पाथ के इंडिपेंडेंट होता है। और ये नॉन डिसिपेटेड फोर्स होते हैं, मतलब ये हीट की फॉर्म में एनर्जी को लॉस नहीं करते। कॉपी में लिख लो, राइट द कंडीशन फॉर ए कोलिजन टू बी इनइलास्टिक। कोलिजन इनइलास्टिक होने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? एनर्जी लॉस होना चाहिए। तो अगर एनर्जी लॉस हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रहा है, तो कोलिजन सेड टू बी इनइलास्टिक, ठीक है। राइट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या लिखेंगे इसमें? इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क ऑन एन ऑब्जेक्ट देन द एंगुलर मोमेंटम विल बी कांस्टेंट। लेकिन थोड़ा सा एक्सप्रेशन जरूर लिख देना ये बात, कि जैसा कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है बच्चों, टॉर्क जो होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ
एंगुलर मोमेंटम होता है ऐसे। तो इफ टॉर्क इज जीरो, टॉर्क इज जीरो, तो dl बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब L क्या हो जाएगा बच्चों, किसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है, कांस्टेंट का, तो ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे व्हेन देयर इज नेट एक्सटर्नल टॉर्क विल बी जीरो देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द क्वांटिटी विल रिमेन कांस्टेंट। आगे बढ़ जाते हैं, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। आप डिराइव कर सकते हो, सिंपल सा फॉर्मूला डिराइव करना है आपको। देखो बेटा, क्वेश्चन आया कि यूनिट सिस्टम है जिसमें मास की यूनिट है 10 kg, यूनिट ऑफ लेंथ है 5 मीटर एंड यूनिट ऑफ टाइम इज 10 सेकेंड, देन इन द न्यू यूनिट सिस्टम फाइंड द वैल्यू ऑफ n। देखो बेटा, नए सिस्टम में n1 है ना, m1 अपॉन m2, तो न्यूटन है ना, देखो फोर्स, तो फोर्स न्यूटन है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, mlt माइनस 2, तो L1 अपॉन L2 T1 अपॉन T2 की पावर माइनस 2। तो हमारे बेसिक सिस्टम में ये n1 उसने कितना लिया है, 5 न्यूटन है, और मास किस में लिखा जाता है बेटा, केजी में। इसमें किस में लिखा जा रहा है, 10 kg। इसमें लेंथ होती है मीटर में, और इसमें कितने में लिख के जा रही है, 5 मीटर में। और बेटा इसमें टाइम होता है सेकंड में, और ये कितने में लिख रहा है, 10 सेकंड में। ठीक है, देखो सेकंड से सेकंड, मीटर से मीटर, किलोग्राम से किलोग्राम, 5/10 अपॉन 5, और ये 10 की पावर माइनस 2 है, तो ऊपर चला जाएगा, 10 की पावर प्लस 2 बन जाएगा, ये कट गया 10, तो n आ गया 10। ठीक है, तो 10 न्यूटन लिखेंगे आप इसको। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाओ। देखो बेटा, a projectile is fired horizontally with the velocity इतने मीटर from the top of a hill of ये, find time taken to reach the ground, the distance of the target from the hill and velocity with which projection hit ground। और बेटा इसका एक और पार्ट भी है, नहीं देखो, हाँ देखो कैसे करना है क्वेश्चन। एक ऑब्जेक्ट है, प्रोजेक्ट इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल 490 मीटर हाई, फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। बेटा हॉरिजॉन्टली फेंका है, ठीक है, ऐसे स्पीड यू से, और हाइट कितनी है, 490 मीटर। पहले टाइम पूछा है, फिर स्पीड पूछी है, और डिस्टेंस भी पूछी है। फाइंड द टाइम टेकन। टाइम टेकन मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, ऐसे केस में बेटा टाइम पीरियड होता है √2h/g। ठीक है, तो 2h कितना है बेटा, 490, और g की वैल्यू 9.8 लेनी चाहिए ऐसे केस में, तो इसको मैं से 0 कर देता हूँ, है ना। क्यों सर, क्योंकि ये 9.8 था, एक 0 पर बढ़ा दी, और ये हो जाएगा 49, तो ये क्या बचेगा रूट में 100, तो 10 सेकेंड आ गया एज पर माई कैलकुलेशन। आप थोड़ा सा देख लेना, कहीं गड़बड़ कर दूं मैं कैलकुलेशन में। इसके बाद अच्छा कितना आ गया बेटा, टाइम पीरियड। अब डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल विद हिल से कितना, जहां वो गिरा जाके, तो अब इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें रेंज भी पता करनी पड़ेगी। रेंज होती है बच्चों स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है, 98 मीटर पर सेकेंड, कहीं लिखी हुई है ये रही, तो 98 इंटू 10, तो 980 मीटर आ गया। ठीक है बेटा, ये डिस्टेंस, ठीक है, तो ये भी आ गई, हिल से इतनी दूर है। ठीक है, और कई बार इस पॉइंट से पूछ लेता है इससे, तो क्या करना, पाइथागोरस लगा देना, √ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। फिर उसने स्पीड पूछी कि कितनी स्पीड से टकराएगा। बेटा जब स्पीड पर पता करनी हो तो इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाया करते, क्या करना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसे रेफरेंस लेवल ले लो, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी 12 mu², और पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। ठीक है, और ये आ जाएगा 12 m, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी 0। मैंने क्या किया, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाई है, m से m कट जाएगा, v इक्वल टू आ जाएगा u² प्लस 2gh। इसी तरीके से सॉल्व हो जाता है। u कितना हो गया बेटा, 98 का स्क्वायर प्लस 2, 9.8, h की वैल्यू रख दो कितनी, 490। अब इसे सॉल्व करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैंने इसको सॉल्व कर दिया।
तो मैं भी इसको सॉल्व कर दूं। ये स्क्वायर की तरह बन रहा है, देखो हो गया, ये हो गया बेटा, ये आसान है। ये 10 10 से 10 कट गया, और ये 49 में 2, 98 का स्क्वायर प्लस 90 स्क्वायर, तो 98√2 आ गया आंसर। ये तो इजी कैलकुलेशन थी, ठीक है। अब देखो इसके बाद बेटा, what percentage of kinetic energy of a moving particle transferred to a stationary particle when moving particle strike with a stationary particle of mass। ये क्वेश्चन में बच्चों मुझे मतलब गलती है इसमें ये नहीं बताया गया है कि ये कोलिजन इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर मतलब इसको इलास्टिक मान लेते हैं तो अलग होता है और इनइलास्टिक मानते हैं तो अलग। अगर मैं इसको इलास्टिक कोलिजन मान लूं तो जो फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है बेटा, ठीक है, वो होता है 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और परसेंटेज देखनी है तो 100 मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। तो ये जो दूसरे पार्टिकल को जो काइनेटिक एनर्जी मिलती है वो ये होती है। तो एक बार m2 है जिससे टकराया और m1 है जिससे ये टकराएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में करेक्शन की जरूरत है, तो आपकी मर्जी है करना है तो इस फॉर्मूले को लगा कर लो, नहीं तो छोड़ दो। देखो बेटा, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए सिलेंडर रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, सीधे डेरिवेशन है। शो दैट L इक्वल टू 2m dA/dt। ये मैं करा देता हूं, ये बेटा ग्रेविटेशन का है कंसेप्ट, ये प्यारा क्वेश्चन है। देखो जैसे एक सैटेलाइट मतलब अर्थ के चारों तरफ, सॉरी सन के चारों तरफ एक प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है ऐसे, ठीक है। वो किसी टाइम यहाँ है, उसकी रेडियस है r, वो मान लो स्पीड v से चल रहा है, तो टाइम t में कितना चल लेगा, ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों यहां से यहां तक, a से b, बताओ जरा। ये होगी v इंटू डेल्टा टी। तो इसको लगभग एक सेक्टर मान लेते हैं हम, ठीक है, एक सेक्टर की तरह मान लेते हैं। और सेक्टर का एरिया क्या होता है बेटा, बताओ जरा। डेल्टा ए इक्वल टू होता है हाफ इंटू लेंथ, लेंथ कितनी हो गई v डेल्टा टी इंटू रेडियस, ठीक है। यहां से डेल्टा ए बाई डेल्टा टी आ जाएगा बच्चों v इंटू आर बाई 2। और क्या आ सकता है बच्चों, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, मैं m को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो mvr जो होता है बच्चों एंगुलर मोमेंटम होता है, तो l बाय 2m, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो देखो प्रूफ हो गया यहां से l बाय 2m इक्वल टू डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, ठीक है। समझाया एंगुलर मोमेंटम क्यों कांस्टेंट होता है, क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स होते हैं ग्रेविटेशनल, तो सारे सेंटर से गुजर रहे हैं। तो सन के अबाउट कोई टॉर्क नहीं है, तो टॉर्क नहीं है तो हमने इसको कांस्टेंट माना। भले वो अलग बात है कि अभी तो हमें केवल इसको L लिखना था, लिख दिया, ठीक है। चलो बेटा, व्हाट आर द कंडीशन फॉर सैटेलाइट टू बी जियोस्टेशनरी। उसका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, अर्थ के टाइम पीरियड के बराबर, रिवोल्यूशन के इक्वेटोरियल प्लेन में होना चाहिए। ये दो स्पेशल कंडीशन है बेटा। एंगुलर वेलोसिटी, अच्छा वो वेस्ट टू ईस्ट घूमना चाहिए अर्थ के साथ साथ उसकी रोटेशन। फाइंड एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये आप डिराइव कर सकते हो, ये भी डेरिवेशन है आपका, ये भी डेरिवेशन है बेटा, ठीक है। और डिस्कस द नोशन ऑफ वर्टिकल, ये सारे सिंपल क्वेश्चन है, ये सारे डेरिवेशन है, आप जल्दी से इनको बता सकते हो, ठीक है। इसमें लिखा है ये वाला केस की एक व्हीकल में आप गोल चक्कर पे घूम रहे हो तो आप बाहर की तरफ सडनली क्यों फील करते हो, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आपके ऊपर लगता है, ठीक है, फ्रेम के रेस्पेक्ट में, बस के रेस्पेक्ट में। लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, ये लिखना है आपको, और ये डेरिवेशन है। और बेटा केपलर्स लॉ, ये भी ये डेरिवेशन है, g इक्वल टू 4 पाई जी आर रो, ये है g इक्वल टू, मैं लिख देता हूं आप कर लेंगे, आपकी कॉपी में कराया भी होगा आपके टीचर ने, जैसे g इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये होता है ना डेरिवेशन, g की वैल्यू, बस मास को क्या लिखना है वॉल्यूम के टर्म में, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, ये रखते ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। ये सारे आपको पता है। आगे बढ़ो बच्चों, सेक्शन ई, देखो ये सेक्शन ई जो है, एक मिनट, ये प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बता रखा है। ये अलग बात है कि आजकल जो ये सेक्शन वाले आए हैं पार्ट, इनको केस स्टडी बोलते हैं। मतलब सीबीएसई सबसे बकवास क्वेश्चन इसी पे बना रहा है, मतलब केस स्टडी का केस से कोई लेने देना नहीं है, क्वेश्चन से, अधिकतर केस में ऐसा होता है। अब मैं इसको पढ़ने वाला नहीं, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और आप भी ऐसे ही करना, कुछ ज्यादा मिलता नहीं है उससे। डिफाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन, तो आपको पता ना चाहिए 2 डायमेंशन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है,
मैंने हर बार हर पेज पे इसका कर दिया। व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट इट्स ट्रेजेक्टरी। वर्टिकल कंपोनेंट हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती बच्चों, जब पार्टिकल जाता है हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, हॉरिजॉन्टल यू cos थीटा होती है, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट हाईएस्ट पॉइंट पे कितना होगा, जीरो। अब देखो फिर पूछा व्हाट इज द एक्सेलेरेशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। किसी भी पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन जीरो होता है ग्रेविटी की वजह से, पैसिव होता है ना वो। अगर देखो कोई एरोप्लेन वगैरह चल रहा है, वो एक्सीलरेटेड ऑब्जेक्ट है खुद से, तब तो उनके एक्सेलेरेशन कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के टू एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं होता, तो आंसर होगा जीरो। व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल हो जाती है वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन डी टू ग्रेविटी जी ऐसे होता है, तो 90 डिग्री हो जाएगा एंगल, ठीक है। आगे बढ़ो। फिर एक और पैरा दे रखा है बच्चों, ऐसे 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 ऐसे, तो इसको नहीं पढ़ते हम सीधे, तुम पढ़ना। खैर इसका पहला क्वेश्चन है इससे पहले एक क्वेश्चन हो गया क्या, डिफाइन लीनियर मोमेंटम। तो मोशन कंटेन इनसाइड ऑफ मास, या आप कह सकते हो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ये लिख सकते हो। और अदरवाइज सबसे सही डेफिनेशन है इट इज द मोशन कंटेन इनसाइड ऑफ मास, ठीक है। देखिए इसमें क्या लिखा है इन्होंने, हाँ, मोमेंटम ऑफ बॉडी इज क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी, बिल्कुल वही बात जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बी, मोमेंटम कंजर्व स्केलर है या वेक्टर है, तो वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। सी पार्ट, व्हाट इज द बेसिस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। क्या बताया जाता है न्यूटन सेकंड लॉ में, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और ये लॉ ये भी बताता है कि फोर्स जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट होता है बच्चों। और बच्चों फोर्स और मोमेंटम कैसे रिलेटेड हैं, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ऐसे लिख सकते हो आप इसको। बस केवल एक मार्क्स में लिखना है, 1 मार्क में, तो आप ये लिख सकते हो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और ऐसे भी लिख सकते हो, अगर इंस्टेंटेनियस फोर्स लिखा है तो dp बाय dt, ठीक है, और अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद उम्मीद करता हूं कि कोई क्वेश्चन नहीं होगा। तो बच्चों ये आपका पेपर खत्म हो गया। और बच्चों आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी बैच में पढ़ रहे हैं 11th-12th में और आप जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे ऐप के ऊपर बहुत सारी टेस्ट सीरीज हैं, ओलंपियाड की टेस्ट सीरीज हैं, आप उन्हें ले सकते हैं और बहुत कम कीमत पे हैं। ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हमारा एक तरंग बैच चल रहा है बच्चों, जिसको हम 3000 रुपीज पूरे सेशन की होगी और आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा लाइव बैच होता है जिसमें मैं ही पढ़ाता हूँ फिजिक्स। बाय बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट।